अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट में खुशामदीद। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पेशावर के अंदर आज से जमाती जो है एक तरह से एहतजाज चलता रहा। एक जमात जो कि ये कहती रही कि फेडरल जो इलेक्शंस थे या जो इलेक्शंस थे जनरल इलेक्शंस थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई। उसी जमात के ऊपर आज इल्ज़ामात लगने लग गए हैं कि उस जमात ने केपीके के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली की। ये इल्ज़ामात और किसी से नहीं बल्कि इवन उनके इत्तेहादी यानी पीटीआई के केपीके के अंदर इत्तेहादी जमात इस्लामी की जानिब से भी लगे और आज 3 जमातों ने मिलकर इस तमाम सिचुएशन के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके अंदर JUIFA, ANP और पीपल्स पार्टी शामिल थी। कोशिश ये की गई कि शटडाउन हड़ताल हो, जिसके अंदर डेफिनेटली वो नाकाम रहे। लेकिन एक चीज़ रजिस्टर कराना, एक चीज़ बताना कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर कितनी धांधली हुई, किसने करवाई और कैसे हुई, ये तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको इतना भी बताते चले कि हियरिंग करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात पे हैरान थे कि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के अंदर अगर धांधली हुई है तो उसको दोबारा कर लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था, ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, इलेक्शंस कराना अरबों रुपए का मसला है और आवाम के अरबों रुपए आप इसी तरीके से इलेक्शंस की भट्टी में नहीं झोंक सकते। पहली बार जो इलेक्शन सही नहीं करा सका वो दूसरी बार किस तरह से करा सकेगा। अब ये सवालिया निशान उठ चुका है पीटीआई पे और इमरान खान पर, जो सवालिया निशान वो उठाते थे PMLN और साथ ही साथ पीटीआई के हवाले से। इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे एफिडेविट्स भी दिए गए जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताया गया कि जो इंतजामिया थी या पुलिस थी वो तमाम रिगिंग के अंदर इस्तेमाल होती रही। परवेज खटक साहब के भाई के इलेक्शंस के हवाले से ये कहा गया कि लोकल बॉडीज़ के अंदर उन्होंने जिस सीट से अपना इलेक्शन लड़ना था उस सीट के लिए उनको जितवाने के लिए तमाम तर इंतज़ामिया और पुलिस को इस्तेमाल किया जाता रहा। इस तमाम चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमें PTI और PMLN दोनों जमातों से नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे पास मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सीनियर सहाफ़ी भी हैं। साथ ही साथ ANP से जाहिद खान साहब हमारे साथ हैं ऑडियो बीपर पर, इनसे भी बात करेंगे। जाहिद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे देखते हैं आपकी जो हड़ताल थी या जो आप कह रहे थे शट डाउन हड़ताल होनी चाहिए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कामयाब रही या नाकाम रही? देखिए जी, हमारी नजरों में तो बिल्कुल कामयाब रही, क्योंकि ये पूरे सूबे में था, किसी एक शहर में नहीं था। सही। और आपको पता है कि हमारा 25 डिस्ट्रिक्ट और 25 डिस्ट्रिक्ट में 25 डिस्ट्रिक्ट में था और अब बहुत पिजराई हुई उससे और लोग निकले। ये भी बड़ी बात है, आपने देखा था कि काफी मुजाहरे हुए, लोग निकले भी है और शट डाउन भी हुआ। जाहिर है कि हम तो और तरह के तो नहीं है कि डंडे बरदार देकर दुकानों को जबरदस्ती बंद कराते, और अच्छा हुआ कि पुरअमन हुआ। सबसे बड़ी बात है जिस तरह पुरअमन, न किसी की गाड़ी की शीशे टूटे, न किसी को मारा, न किसी की दुकान को तोड़ा या उसको लूटा, तो ये हमारे लिए तो बहुत खुशहाल बात है और हम इसको तो अपना कामयाबी समझते हैं। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि धांधली हुई और धांधली के खिलाफ आप लोग उठ खड़े हुए हैं। जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनरल इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, उस टाइम पर आप उनका साथ क्यों नहीं दिया था? उस टाइम पे क्या आप ये समझते थे कि इलेक्शंस के अंदर धांधली नहीं हुई या फिर कोई और वजह थी? नहीं, देखिए जी, हम भी कह रहे थे, लेकिन हमारे साथ तो धांधली इमरान खान ने की थी ना। देखिए, ये जो मैं टीवी पे चैनल से सुन रहा हूँ वो ये बात करते हैं, लेकिन आप अगर हमारी पिटीशन पढ़े तो हमारे पिटीशन में तो हमने नॉमिनेट किया इमरान खान को, हमने तो प्रोफेसर इब्राहिम को किया है और हमने हकीमुल्लाह मसूद को किया है और हमने उस वक्त की तो हमारी और इसमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ यही था कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पंजाब में दान नहीं की, हमने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुई, तो हम तो इनके खिलाफ गए हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी जुडिशल कमीशन में गए वो ऐसा नहीं है कि एक बात से मुतफिक है, वो इसमें तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो अभी हुआ और चूंकि ये हुकूमत उन्हीं की थी, PTI की थी, इसलिए हमारी उन्हीं की थी। जो उस वक्त इलेक्शन हुआ था दो बातें थी, एक तो उस वक्त केयर टेकर था, दूसरा यही थे कि आपके फौज और जुडिशरी की निगरानी में हुआ था। ये नहीं मान रहे थे। आज ये कहते कि जी हम जुडिशरी की निगरानी में और फौज की निगरानी में करना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जी कल तो आप उसको नहीं मान रहे थे और हमारी उसमें यही फर्क है, क्योंकि हम जो पिटीशन में गए, अगर हमारी पिटीशन में तो उसमें हमने तो गवाह इमरान खान को डाला है, हमने प्रोफेसर इब्राहिम को डाला है, हमने तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके खिलाफ हमने किया है, हमने होम सिक्योरिटी के खिलाफ किया है। अच्छा, तो इमरान खान साहब यूजुअली ये कहते थे कि ठीक है अगर केपीके के अंदर धांधली हुई है और किसी को मसला है तो ठीक है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चला जाए, इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए। ये तमाम चीजें हाईलाइट क्यों नहीं आप लोग करते रहे उस टाइम पर जब इमरान खान साहब इस तरह की बातें बोलते थे? तब आप लोगों की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती थी? देखिए कि एक बात आपको याद नहीं हो मेरे ख्याल में, आप लोग को थोड़ा सा रिकॉर्ड अगर दुरुस्त करा कर तो बेहतर होगा
11 मई को इलेक्शन हुआ, 17 मई को असद जावेद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उसने कहा कि हमारी मैंडेट को चोरी किया गया और हम ये समझते थे कि हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है फखरुद्दीन इब्राहिम वो एम्पायर है, लेकिन पता चला कि हमारे एम्पायर तो हकीमुल्लाह मसूद था और हमने उसके कहा हमारे मैंडेट चोरी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसलिए इसको तस्लीम करते कि ताकि ये प्रोसेस चले। उस वक्त तो सूरत यही थी। अब ये जो अभी इलेक्शन हुआ तो अभी आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करा रही है, उस इलेक्शन में और इस इलेक्शन में फर्क, इसके बावजूद भी उस पर हमारे तफुजात थे। सही जाहिद खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। मेरा सवाल बेसिकली था धरने के दौरान इमरान खान साहब ने बड़ी दफा आप लोगों के ऊपर नुक्ताचीनी की कि ठीक है अगर कोई मसला है या कोई इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, फिर जाकर ये तमाम धांधली की जो इल्जामात आप दे रहे हैं उनके हवाले से बात करिए। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ अभी मैं जाना चाहूंगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, धांधली पहले फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बोली जाती रही, अब जो है केपीके हुकूमत की बात आ गई। परवेज खटक साहब के ऊपर डायरेक्टली एलिगेशंस लग रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए तो एक एफिडेविट दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने और ये कहा गया कि परवेज खटक के भाई को लोकल बॉडीज के अंदर खड़े होना था और उस सीट के ऊपर इंतजामिया भी इस्तेमाल हुई, पुलिस भी इस्तेमाल हुई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बुनियादी बात यह है कि केपीके के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती, उस पर बहुत सी जमातों ने एहतजाज भी किया है और इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। सही, अगरचे पीटीआई कहती है कि हम दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों जानब से नंबर स्कोरिंग ज़्यादा है। जो ये सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद है वो भी चाहता है कि पीटीआई की हुकूमत है, चूँकि वहाँ पे उसके ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाए। जहाँ मिस मैनेजमेंट हुई है, अगर किसी जगह पे इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया है तो उसको वो पेश नज़र रखते हुए पीटीआई के खिलाफ एक अच्छी अपोजिशन जो है वो शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब ने जिस नंबर स्कोरिंग का आगाज़ किया था वो अब केपीके के अंदर आ गई है। वहाँ भी इसी किस्म की सूरत हाल थी शुरू से लेके आज तक। आप देखें कि खान साहब ने जो इल्ज़ामात आयद किए बहुत से लोगों पे, आज बहुत से इल्ज़ामात से वो विड्रा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि केपीके के अंदर भी जो सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद है वो नए इलेक्शन तो नहीं चाहता। अगर नए इलेक्शन चाहता होता और नए इलेक्शन करवाना खैर कोई ऐसा मुमकिन भी नहीं है, फीजिबल ही नहीं है। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दिया अरबों रुपए का मामला है, इतने आराम से काम नहीं होता। करवा दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि केपीके की हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना एक मकसद है। एएनपी चूंकि इलेक्शन जो लास्ट आम इंतखाबात थे उसमें उसकी कारकर्दगी बड़ी मुतासर हुई थी। नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर आप नोटिस करें तो पीटीआई की जरा जब पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है, क्योंकि धरने के टाइम पे बड़ा पीक पे थी पीटीआई और पीटीआई के हवाले से बड़ी फैन फॉलोइंग भी थी, वैसे भी पॉलिटिकल फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। अब जब पीटीआई थोड़ी वीक हुई है या लोकल बॉडी गवर्नमेंट में या कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर थोड़ी हार हुई है, उसके बाद बहुत सारे लोग ऊपर उठे हैं। उससे पहले धरने के दौरान हम इतनी ज्यादा बातें नहीं सुनते थे या इतना ज्यादा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता था। देखिए, मैं समझता हूँ उसकी भी जिम्मेदारी आप पीटीआई के ऊपर याद कर सकते हैं कि पीटीआई ने एक ऐसा माहौल बनाया और इतना एग्रेशन दिखाया कि लोग ये समझना शुरू हो गए कि शायद पीटीआई जो है वो बाकी सारे गलत हैं और पीटीआई जो है वो दुरुस्त है। तो पीटीआई की जो आपस में उनके जो अपने यू टर्न्स हैं, उनके मुख्तलिफ पोजीशन लेते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा ना करना है, उसके नतायज आज पीटीआई को भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, पीटीआई के यू टर्न्स के हवाले से भी बात करेंगे। जाहिद खान साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। ये बताइएगा कि इस जो तमाम आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये जो शट डाउन हड़ताल की भी आपने आज कॉल दी हुई थी तीनों जमातों ने, इससे आप गेन क्या करना चाह रहे हैं? इलेक्शंस करवाने हैं या फिर कोई कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं पीटीआई के अगेंस्ट? व्हाट्स द पर्पस? देखिए जी, एक सीधी सी बात है, जब इमरान खान दूसरों को कहते हैं कि जी जब आपकी निगरानी में इलेक्शन नहीं हो सकता है तो पीटीआई ने तो देखे, हमने सिर्फ नहीं कहा। आपको याद होगा, आप अपने क्लिप दिखा दे कि 30 तारीख को शाम को जमात इस्लामी इनके इत्तेहादी है और शाम को पिशावर के अमीर जुलूस निकालते हैं और उसमें आपकी उनकी बल्दियात की वजीर भी होता है और वो इल्जाम लगाता है या इल्जाम लगाते क्योंकि हकीकत ही होता है, तो कहते पीटीआई ने दानवी किए। अब उस हाल में जब वो खुद पे मान रही है, देखिए वो सिचुएशन जो फेडरल गवर्नमेंट पे लग रही थी और अभी इसमें फर्क है, क्योंकि उस वक्त जब फेडरल गवर्नमेंट पे लग रही थी वहां उस वक्त तो नवाज शरीफ कहता भाई शेखर था, मैं तो नहीं था। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए ये बात पसंद करते हैं कि वो उसके होते हुए सही इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर आपके होते हुए कैसे हम मानेंगे कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे? यानी क्या डिमांड यहाँ सेम है? रेजिग्नेशन की डिमांड है आप लोगों की या कोई और डिमांड है? बिल्कुल हमारा यही है कि अभी रेजिग्नेशन ये दे दे, असम्बली तोड़ दे और क्या टेकर बना के फिर इलेक्शन करा दे। सही, लेकिन जाहिद खान साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये कह दिया है कि कोई इतना आसान काम नहीं है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी कोई इतना आसान काम नहीं है कि दोबारा से पूरी असेंबली बनाई जाए। क्या ये प्रैक्टिकल रहेगा? अगर फेडरली ये प्रैक्टिकल नहीं था तो प्रोविंशियली ये कैसे प्रैक्टिकल होगा? एक बात मैं बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कोई नहीं है कि वो किसी को
आप असेंबली न तोड़ रहे हो, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये आइन उसको इजाजत नहीं देते। आइन इजाजत ये देता है कि कोई भी असेंबली अगर उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद यही है कि कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ये एडवाइस दे रहे कि जी असेंबली तोड़ दी जाए, दोबारा इलेक्शन करे, तो कोई कानून ऐसा नहीं है कि उसको नहीं तोड़ेगा या उसको इलेक्शन नहीं कराएगा या वो इलेक्शन कमीशन के हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये इलेक्शन कमीशन का बात इख्तियार ही नहीं है। राइट। तो यानी आप लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि असेंबली तोड़ दी जाए, और अगर असेंबली ही टूटेगी तभी जाकर आप लोगों के ये तमाम जो मुतालबात है ये पूरे होंगे। और तब तक क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा आपका? क्या आप लोग इसी तरीके से हड़ताल की तरफ जाएंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे? क्या आप लोग बॉयकॉट करेंगे असेंबली का? व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए जी, अभी तो आपको पता है ना कि आज ऐलान किया गया कि 16 तारीख को एक बड़ा जलसा मुनक्किद कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब टेम्पो बनेगी, जब आगे बात बढ़ेगी, जब बात चलेगी, इमाम तो इमरान खान की तरह नहीं है ना कि एकदम ऐलान करे कि जी सयोल नाफरमानी करे, एकदम ऐलान करे बाहर से पैसा बंद कर दे, एकदम ऐलान करे अगर बिल जमा करे। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो अंग्रेज से लेकर आज तक लड़ते रहे, हमें पता है कि किस तरीके से टेम्पो बनते हैं और किस तरीके से सियासत होती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इंशाल्लाह हम अपने उस अंदाज में चलते हुए आगे हम बढ़ेंगे और हम अपने जो हदफ है वो हासिल करेंगे। सही। जाहिद खान साहब, आप हमारे साथ ऑडियो पर ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जरका ने, पीटीआई से ताल्लुक रखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और साथ ही साथ पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पीएमएलएन और पीटीआई का मौक़िफ़ भी जानना है, लेकिन सबसे पहले जरा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या मुकाफ़ात अमल समझती हैं ऐसे जो आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ करने की कोशिश की? आज वो आप लोगों के अपने सूबे के अंदर कई जमातें उठ चुकी हैं, 3 जमातें उठ चुकी हैं। आपके इवन इत्तेहादी कहते हैं कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए उसके अंदर बहुत ज्यादा धांधली हुई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या मुकाफात अमल है या कोई प्लान्ड चीज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल आपने खुद ही कह दिया। और बात यह जी कि हर एक जमहूरी अमल में हर एक को हक है हर सियासी पार्टी का कि वो एहतजाज करे, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो हमारे मसाइल का किसको पता चलेगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो एक ज़बरदस्त जीत हुई है तहरीक इंसाफ की कि आज तक खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा एक ही पार्टी को कभी अवाम ने वोट ही नहीं दिया। एक दफ़ा एक जमात को देते हैं और अगले इलेक्शन में दूसरी जमात को देते हैं। तो जनरल इलेक्शंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस में एक ही पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दोनों दफ़ा जो वोट मिला है, जो मैंडेट मिला है, ये एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सही। और फिर हमारी जो इस वक्त रूलिंग जमात है, हमारे वज़ीर आज़म शरीफों का ख़ानदान है और शरीफ हुकूमत है, तो ये इनकी शराफत की हमेशा दलील हमें इसी तरह मिलती है कि इनको पता है, इनका 25 साल का तजर्बा है, ज़ियाउल हक साहब से शुरू हुए और अब तक ये चले आ रहे हैं। तो इनको पता है कि किस तरह स्टेज को कैसे सेट करना है, कौन से मोहरे को कब हिलाना है, कौन से मोहरे से कब बुलवाना है और कब नहीं बुलवाना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी, एएनपी और साथ ही साथ JUI F का जो तीनों मिलकर, जी जाहिद खान साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, बस मैं एक सवाल उठाना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये तमाम लोग जो अब जो आपके अगेंस्ट उठ खड़े हुए हैं और आप वाली ही डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ये हुकूमत डिसॉल्व नहीं होगी, जब तक हुकूमत खत्म नहीं होगी, असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, तब तक हम लोग नहीं दम लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो आपके ख्याल में ये तमाम चीजें मोहरे थी PMLN के? क्या एक जमात का अपना कोई थॉट नहीं होता? क्या तमाम लोग PMLN के कहने पर चलते रहेंगे? जिस तरह से इलेक्शन के दिन ही जिस तरह से वहां पर मीडिया में से भी कुछ लोग मौजूद थे, जिस तरह से उसको उठाया गया ना इशू को, देखिए हमने 13 मई का इलेक्शन भी देखा था, 2013 वाला, 11 मई वाला इलेक्शन, वो भी हमने देखा था। वहां भी हमने देखा था, हम 12 और 13 मई को हम लाल लेक चौक में थे जिन्होंने धरना स्टार्ट किया। हमने ये भी देखा कि उस धरने को, जो 12 दिन का पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का धरना था, उसको किस तरह से उठाया गया था, वो भी हमने देखा। और देखिए, आपके ही इलेक्टेड मेंबर ने वहां जाकर जो है वो बॉक्सेस को उठाने की कोशिश की गई। देखिए, तो आप मेरी बात सुने, तो बड़ा अच्छा रद्द अमल था। ये पहली पार्टी है जिसने अपने मिनिस्टर को, उसने कहा जी जाए कोर्ट ऑफ लॉ में। इनके अभी मैं प्रोटेस्ट से होके आ रही हूँ, पैट की प्रोटेस्ट से 17 जून 2014 को जो इन्होंने 14 लोगों को, निहत्तों को डायरेक्ट फायरिंग से मारा, उनका अभी तक हिसाब नहीं हो सका। आप मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में ये तो अपने मिनिस्टर को उतार के दोबारा बिठा ले, हिसाब जो है ना वो पलंगा बनता जा रहा है, के अंदर KPK का हिसाब भी ऐड हो गया। तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ, ANP से भी बात करेंगे, लेकिन ANP का क्या कहना है उन्होंने, उनके तो वो तो इंडिया से लेते हैं अपनी फंडिंग और इंडिया से लेते हैं अपने सारे मुराआत। ये बात तो चलती रहेगी। आज के दिन बहुत ज्यादा जरा टची है, इसके ऊपर बात करेंगे, जाहिद खान साहब से आंसर लेंगे। लेकिन सबसे पहले राना साहब, आपको डायरेक्टली डॉक्टर जरका साहब
ने यानी पीटीआई की जानिब से आपको डायरेक्टली कह दिया गया कि ANP, JUIFA और PPP को आप मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ जो है ये स्टेज्ड है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर हूँ, और जिस तरह मलक नसरुल्लाह साहब बड़े फहम फरास्त के मालिक हैं, डॉक्टर ज़रका साहब इंडिविजुअली तौर पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा होता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इल्ज़ामात की सियासत, और 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और देखा क्या हुआ, लाकानूनियत, बेरोज़गारी, एनर्जी क्राइसिस, खुद का हमले, ये दहशतगर्दी, ये वायरस उसी दौर में पैदा हुआ, उसी दौर में जवान हुआ, और फिर परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम। मोहतरम इमरान खान साहब चीफ पोलिंग एजेंट थे पूरे पाकिस्तान के, और इस चीज़ को उन्होंने खुद भी एडमिट किया है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये 2013 का ही इलेक्शन है कि जिसमें 19 साला PTI की ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी सूबे की गवर्नमेंट मिलती है। 2002 में इमरान खान साहब अकलौते मेंबर थे, 2013 में वो 34 मेंबर कौमी असम्बली में उनकी सीटें मिलती हैं। अब जहां पर ये इलेक्ट होते हैं वहां पर तो इलेक्शन कमीशन ठीक, फखरू बाई को इंडोज करने वाले भी खान साहब, और इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनाद करने वाले भी वही। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि 2 साल हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या डिलीवर किया, आज मकाफात अमल है, ANP हो, JUI हो या पीपल पार्टी हो, वहाँ तमाम जो जमातें हैं उनका अपना मंशूर है, अपना मिशन है, और किसी पार्टी का मंशूर गलत नहीं होता, सबका अच्छा है, PTI का भी अच्छा है, पीपल पार्टी का भी अच्छा है। बात है अमल दरामद करने की। अगर एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर इल्जाम नहीं, मौके पर पकड़ा जाए और वो बेल्ट बॉक्स उठा कर ले जा रहा है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे। इमरान खान साहब इल्जाम तो लगाते हैं, उसको फौरी तौर पर टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया, और बतौर मिनिस्टर जो उनके मुतहद पुलिस थी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया, और वो एक शहीद का बाप, बड़ी सिमिलर बन गई है, एक शहीद का बाप मियां इफ्तिखार, एक शहीद का बाप मियां इफ्तिखार बेगना, उसको हथकड़ी लगाकर जेल में भेज दिया जाता है। चलिए मैं आपके इस पॉइंट के ऊपर आती हूं, आपके इस पॉइंट के ऊपर आती हूं कि क्या डिलीवर किया, क्या डिलीवर नहीं किया, लेकिन सिचुएशन बड़ी सिमिलर है। सिचुएशन वही है जो पिछले साल आप लोगों ने फेस की, आप लोगों से रिजाइन मांगा गया, ये कहा गया कि वजीर आजम को रिजाइन करना चाहिए। अब जब 3 जमातें ये चीज डिमांड कर रही हैं KPK हुकूमत से, तो KPK हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, और इस चीज के तनाजुर के अंदर कि जो पिछले साल आप लोगों ने किया, अब क्या होना चाहिए? देखिए जी, हमने तो बिल्कुल ये अर्ज किया था कि खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा है, तशरीफ लाएं, सही, उनकी जो भी तफजात हैं, ग्रीवेंसेस हैं, हम उनको रिजॉल्व करेंगे। अपोजिशन समेत खुर्शीद शाह साहब का बयान देख लें, तमाम पार्टीज ने मिलकर कहा था, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं ना मानूं, और वो लंदन और वाशिंगटन प्लान कहां से आए थे, और पाकिस्तान को किस तरह डैमेज किया गया। किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर हो, उसको भी ये इख्तियार नहीं है कि वो स्टेट के आधारों पर डायरेक्ट हमलावर हो, वो PTV हो, वो पार्लियामेंट हो, और जजेस के रास्ते रोके जाएं, फॉरेन डेलीगेशन के रास्ते रोके जाएं, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था उसके रास्ते रोके गए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये मुल्क तो 19 करोड़ आवाम का, किसी एक पार्टी का नहीं है। लिहाजा आज आपने देखा 25 अप्रैल को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होते हैं पूरे पाकिस्तान के, और वो अफवाज पाकिस्तान की कस्टडी में होते हैं, CCTV कैमरे वहां लगते हैं, फौज मौजूद होती है। तो आपने देखा कि ये लाहौर के हल्के की बार बार बात की जाती है, 1, 2, 5 NA 20 सीटें थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 सीटें उस समय की नून के कैंडिडेट को मिलती है। और उसी तरह रावलपिंडी में जहां इमरान खान साहब खुद इलेक्ट होते हैं, वहां पर 1 सीट भी PTI को नहीं मिलती, सब सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलती हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उसी का रिएक्शन है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होते हैं, और आवाम ने वहां पर भी आर्मी की कस्टडी में ये इलेक्शन होते हैं, और मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन। अच्छा, डॉक्टर ज़रका ने थोड़ी देर पहले बड़ा एक शदीद किस्म का इल्जाम लगाया था ANP के ऊपर। जाहिद खान साहब अब लाइन पे नहीं है, नहीं तो हम उनसे जरूर पूछते कि डॉक्टर ज़रका, आपने कहा था कि वो डायरेक्टली अपनी फंडिंग लेते हैं इंडिया से, लेकिन आपके ऊपर भी एक इल्जाम लगता है कि आप लोग भी तालिबान के बड़े फेवर करते रहे हैं, तालिबान के हवाले से आप बड़ा क्लोज रहे हैं।
हम कोई फंडिंग तो नहीं ले रहे ना। देखिए, तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा खान साहब का ये था कि ये लोग हमारे फाटा के जो रहने वाले लोग हैं, अगर आप अपने ही लोगों को आप मारेंगे, आप उनके साथ डिप्लोमेसी से, आप उनके साथ मुज़ाकरात भी करें, आप दोनों चैनल से चलें, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर बमबारी करते हैं या जो एग्रेशन होती है वो यूज़ करते हैं एज ए प्रेशर टैक्टिक अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपका अल्टीमेट किसी भी मसले का हल तो हमेशा मुज़ाकरात से ही होता है। राइट। तो आपको उस चैनल को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप किस तरह से आपकी जीत हो सकती है? चलिए इस बात की तरफ आते हैं। राणा साहब का जो पॉइंट है डायलॉग, तो हम भी खान साहब से बार बार यही गुजारिश करते हैं कि धरना छोड़े, आए मुज़ाकरात करें। सही, चलिए तो वो बात उधर नहीं पूरी हो सकी। नसरुल्लाह साहब की तरफ आता है। नसरुल्लाह साहब, क्योंकि अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है कि डू और डाई, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, इसी तरह यहाँ भी तीनों जमातें ये कह रही हैं जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्या इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर उसी तरीके से जिस तरह इमरान खान साहब को टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान को ये चाहिए कि वो टेबल पर लाने की कोशिश करें इन तीन जमातों को? देखिए निका, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो मुतालबा था नवाज शरीफ से इस्तीफे का, वो भी दुरुस्त नहीं था। और आज अगर सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद वहाँ परवेज़ खटक साहब से या इमरान खान साहब से मुस्ताफ़ी होने की बात करता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। सही। उस वक्त भी नंबर स्कोरिंग की जा रही थी, खान साहब को सारा पता था कि क्या कितनी धांधली हुई है, किसने कितना असर और सूख इस्तेमाल किया है, सारी बातें उनके इल्म में थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है नारों के ऊपर, स्लोगन के ऊपर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने धरना बना के एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो लोगों को बेवकूफ बनाना था क्या? मैं तो ये समझता हूँ जी। देखिए, और उन दिनों में उनको ये शायद एक था एक स्पोर्ट की शायद कोई तीसरा अफ्रीक आ जाएगा और मियां नवाज शरीफ को रुखसत कर देगा, वो तीसरा अफ्रीक नहीं आया, तो सारी उनकी जो बातें थी आज वो उनके गले पड़ गई हैं। ये सूरत हाल है इससे अफ्रीकी इत्तेहाद की भी, जो आज मियां परवेज़ खटक साहब से और इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहा है। चंद दिनों बाद आप देखेंगे ये भी किसी न किसी टेबल पे आके बैठ के मामलात को सुधार लेंगे और इस एक्सट्रीम पे जाने की नौबत नहीं आएगी। देखिए, मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था, इल्ज़ामात इधर से भी लगे उधर से भी लगे। इमरान खान साहब ने जितने इल्ज़ामात लगाए हैं, ज़रका साहब आ गई हैं, एक इल्ज़ाम था 35 पेंचर वाला, हवा हो गया। एक इल्ज़ाम था उर्दू बाजार में बैलेट पेपर छपने वाला, हवा में चला गया। चौधरी इफ्तिखार साहब के ऊपर इल्ज़ाम था, वो उन्होंने वापस ले लिया। आरोज़ के ऊपर इल्ज़ाम था, आरोज़ ने रिजल्ट चेंज कर लिए, उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला। एक मीडिया ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम था, उनका कहीं नाम ही नहीं आया। तो मैं समझता हूँ, देखिए ये जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर, ये है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की पॉलिटिक्स, इसमें कोई भी पीछे नहीं है। अब केपीके के अंदर इंतखाबात हुए हैं, बेशुमार जगहों पे शिकायत भी हैं, धांधली की भी हुई है। अब देखें, अभी बात कर रहे थे राणा साहब कि एक सूबाई आपका वजीर, उन्होंने कहा कि पहली दफा वजीर पकड़ा गया, ये अहमद सईद काज़मी साहब किसकी हुकूमत में पकड़े गए थे? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब वहां का वजीर मजहबी अमूर जेल चला गया था। इसलिए ये नंबर गेम ये हाथ से बनाने की जो बातें होती है ना कि हमने पहली दफा किसी को पकड़ा। यूसुफ गिलानी किसका वजीर आज़म था? उन्हीं की हुकूमत में कोर्ट में पेश हुए, डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की जो बयानात देते हैं हम लोग, उसके वापस मुड़ जाते हैं और ये फिर बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं। अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि वो एक धरने से होके आई हैं और वो एहतजाज से जो पैट के लोगों को लाहौर में जो कत्ल किया गया, मेरी ख्वाहिश होगी कभी PTI हो, अवामी तहरीक हो या और जमातें हों, इस्लामाबाद में धरने के दौरान कुछ लोग बेचारे मारे गए थे, उनको भी कोई पूछ ले, कभी उनका भी कोई धरना दे दे। वो कहाँ गए, उनके मुकदमात किधर चले गए? किसी ने पूछा कि वो बेचारे धरने के दौरान मर गए थे? कोई उनका वाली वारस, कोई उनके मुकदमे कहीं आपको नजर आते हैं? सही। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्जामात की सियासत है, इससे निकल आना चाहिए। इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक की तरफ जाते हैं। साथ ही साथ आपने क्वेश्चन उठा दिया कि बड़े इल्जामात लगते रहे, लेकिन वो PTI की जानिब से परसू नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन में जब गए तो वो तीनों इल्जामात जो हैं वो साइडलाइन कर दिए गए। 35 पंक्चर वाला, उर्दू बाजार वाला और साथ ही साथ चौधरी इफ्तिखार वाला जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनका तो नाम भी नहीं दिया गया। खैर PMLQ ने नाम दिया बाद में, तो वो भी वापस ले लिया गया। उसके बारे में बात करेंगे। KPK के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, क्या ये उसी तरीके का एक एहतजाज होगा जिस तरीके का धरना था, उससे सीवियर होगा, उससे कम होगा, क्या होने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के जाने से पहले हम बात कर रहे थे KPK की सिचुएशन के हवाले से। लोकल बॉडीज इंतखाबात हुए और वहां धांधली का बहुत ज्यादा रोना रोया गया। अब सैफ अरीकी जो 3 जमातें हैं, और ये तीनों जमातें जो हैं इस बात पर अड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं कि जब तक KPK की असेंबली जो है डिसॉल्व नहीं होती, प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, तब तक इस मसले का कोई और हल नहीं है। इसी हल के ऊपर
जो है वो डटे हुए हैं। और ये बात कुछ हम लोगों को पिछले साल की याद दिलाती है, कुछ इस तरह से याद दिलाती है कि पिछले साल इमरान खान साहब की तरफ से नेशनल असेंबली के बारे में ये डिमांड की गई थी। ज़रका साहिबा, अभी नसरुल्लाह साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा कि 3-4 इल्ज़ामात आप लोगों ने लगाए, उन इल्ज़ामात को इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर और कोर्ट्स के अंदर जाकर आप लोग जो हैं उसे बैक ऑफ कर गए। वो इल्ज़ामात आप लोगों ने परसू ही नहीं किए जिसके बारे में आप धरने के ऊपर, कंटेनर के ऊपर खड़े होके बहुत बांगे दोहल ये बात बोला करते थे, वो आप लोगों ने परसू नहीं किए, ये क्यों? बड़ी अच्छी बातें करते हैं जी नसरुल्लाह मुगल साहब, ये तो बातों के उलट फेर से मलिक साहब। मुगल तो आपका बनना है। अच्छा जी, नहीं मैं तो अच्छा बात माजर चाहती हूँ। अच्छा बात ये है जी कि जिस मुल्क में इंसाफ हो ही ना जी, आप देखिए, आप निहत्ते लोगों को, आपने चौधरी एजाज जो कि कस्टम्स ऑफिसर था अयान अली का, उसको चुपके से उसको कत्ल कर दिया। इससे पहले कामरान फैसल को आपने कत्ल कर दिया जब वो नैब में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था राजा रेंटल की। बात यह है कि जो आप पर्दे पे दिखाते हैं लोगों को, वो बिल्कुल भी वो नहीं है जो असल में जो कुछ हो रहा है। अब एग्जैक्ट और बोल का जो इतना बड़ा एक पाखंड किया गया इस मुल्क में, उसकी असल कहानी क्या है वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये मीडिया मुगल्स की आपस में लड़ाई थी। अब बात यह है कि ये बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ जब तक नहीं आ सकता, अच्छा वही बात तो सारे लोग बोल रहे हैं कि बातें करना बड़ा आसान था। देखिए आप मेरी बात सुने, आपने आम आदमी को, देखिए मेरी बात सुने, आप जहाँ पर एविडेंस को, आपकी कोर्ट्स का एक सिस्टम है, एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, और वो एविडेंस भी जिस किस्म की होती है वो हम जानते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया था पब्लिक में कि यहाँ पर अदलिया बिकी हुई है। ये शहबाज शरीफ साहब के कॉमेंट्स हैं जो अखबारों पर सुर्खियों पर आए। तो इस मुल्क में आज तक शरीफ खानदान के खिलाफ कभी कोई अदलिया ने कोई ऐसी डिसीजन नहीं ली जिसमें उनको इंडिकेट किया गया हो, इंडिक्ट किया गया हो। और यहाँ का जो निज़ाम है, जब निज़ाम ही उल्टा है, जब काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला किया जाता है, यहाँ कौन सा इंसाफ? हम इसीलिए खड़े हैं कि कहीं से तो धागा पकड़ा जाए इनका, कहीं से तो बात की जो सच बात है उसका कहीं बोल बाला हो। क्यों इमरान खान ये कह रहे थे 2002 में इमरान खान की एक सीट की, देखिए मैं बात सुनती हूँ, लेकिन कहीं इसी सिलसिले में कि कहीं से तो धागा हाथ में आए, कहीं से तो डोर हाथ में आए, इसी सिलसिले में कहीं आप लोग लूज बॉल्स तो नहीं करा रहे कि किसी सिलसिले में तो कहीं तो फंसेंगे, इसीलिए तो आप लोग इल्जामात नहीं लगा रहे जो आप लोग बाद में प्रूव नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जी हमने क्या इल्जामात लगाए? जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो टेपे तो इन्हीं लोगों से आई। अब क्या बताऊं किससे आई और क्या नहीं आया, सब बातें सब लोग जानते। देखिए बात सुने, अब एग्जैक्ट और बोल आपने कितने शो किए होंगे उसके ऊपर, ठीक है ना जी? असली बात किसी ने बोली उन सारे शोज में? नहीं जी, हमारे असली बात किसी ने नहीं बोली, आपने, कोई नहीं बोलता ना। बात यह है कि बात तो सब कर देते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर बात कुछ और होती है, हकीकत सब जानते हैं और हकीकत की बात कोई नहीं करता। तो अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। इल्जामात को परसू क्यों नहीं किया? रीजन क्या थी, क्या वजह थी कि आप उन इल्जामात, यानी चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिनके बारे में आप कहते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए उन्होंने धांधली की, अपने बेटे को बहुत सारी मराद दी, और उसके अलावा जो इलेक्शंस है उसके अंदर बड़ी धांधली के वो एक मेन कैरेक्टर थे, उनका तो आपने नाम ही नहीं दिया। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना कि जो सिस्टम रहा है, जो वक्त है, उस सिस्टम में कोई काम, किसी चीज़ को डिलीवर कराना कितना मुश्किल है कि अयान अली को अब 3 महीने से उसका चल रहा है, 2-3 महीने तो हो गए हैं कि वो पेशियां हो रही हैं, वो जा रही हैं, हम उनका मेकअप देख रहे हैं टीवी पे, और उन्होंने कस्टम ऑफिसर को बीच में से उड़ा दिया। तो अब कहाँ से आएगी आपकी एविडेंस? कहाँ से उसको पकड़ा जाएगा जो $5 लाख लेके जा रही थी? और उस जैसी जो 100 और खवातीन है, सुना है कि खवातीन है या मर्द है या जो भी कुछ है। तो ये जो इश्यूज है ना, हमारे जो असली इशू है, उन्होंने एविडेंस ही गायब कर दी। LDA प्लाजा जला दिया इन्होंने, क्यों जलाया? ताकि सारे पेपर के रिकॉर्ड खत्म हो जाए। जोसेफ कॉलोनी में क्यों इन्होंने आग लगाई? तो ये सारी जो चीजें हैं ये कुछ की जाती हैं, प्लांट किए जाते हैं, और लोगों के नीचे से फाइलें निकल जाती हैं, आपके पास एविडेंस ही कोई नहीं रहता। राइट, राणा साहब वैसे बड़ी तेज गवर्नमेंट है जी। मैं तो हैरान हो रहा हूँ इनकी बातें सुन के। मियां नवाज शरीफ को, उनकी हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के भी इल्जाम, इनकी फाइल निकाल ली इनके पास से, ऑडियो टेप भी इनकी चुरा के ले गए, और उर्दू बाजार के पब्लिशर का नाम भी इनकी फाइल चोरी करके वो अपने घर ले गए। फिर तो मेरे ख्याल में बड़े काबिल लोग हैं जी, वो इतनी चोरियां करते हैं कि वो इस काम में तो बहुत काबिल है। देखिए धांधली के एक्सपर्ट है इन कामों में, तो इन्होंने इसीलिए तो ऐसे एग्जैक्ट जैसे लोगों का बोलबाला होता है। अब आप देख लें, इन्होंने तो इसी में PhD की है, आप किसी लॉरी से पूछ लो, दुनिया जानती है। बात बड़ी सीधी है। ये जो धरने हुए थे
ये अचानक क्यों हो गए थे दर पे? चंद हफ्ते पहले मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला जाते हैं, इमरान खान साहब बड़ी खुशी से वेलकम कहते हैं, घर में चाय पिलाते हैं, और क्या इशू अवाम का उन्होंने दिया था कि ये घर के बाहर एक आबादी है उसको, और ये जो रोड है घर वाला वो बना दें। उस वक्त तो कोई इशू नहीं था। सही। अचानक कौन सा रिमोट कंट्रोल दबा और इतने एग्रेसिव मूड में आए और फिर कहा कि लाखों मोटरसाइकिल लाहौर से निकलेंगे। तो वो जब लाहौर से निकले थे ना 14 अगस्त को, तो वो 365 मोटर। अच्छा राणा साहब, आपने ये पॉइंट उठाया, मैं इसी पॉइंट को कैरी करते हुए आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बता दें कौन सा रिमोट कंट्रोल था, क्योंकि सियासी फहम तो आप रखते हैं ना, आपको पता होगा कौन सा रिमोट कंट्रोल था जो दबा एकदम से तमाम चीजें जो है वो इतनी ज्यादा एग्रीवेट हो गई। चंद सरकारी मुलाजिम अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लंदन और वाशिंगटन बैठकर जो मीटिंगें हुई थी वो पाकिस्तान की मजबूती के लिए नहीं थी, वो इंटरनल प्रोजेक्शन के लिए थे, वो गरीब आवाम के लिए नहीं थे। अब खान साहब जो ये 4 दिन पहले गिलगित गए हैं, तो वो हेलीकॉप्टर जो $5000 जिसका घंटे का किराया था वो कौन पे कर रहा था, कहां से आया था? अब पॉइंट ये है कि 400 कनाल के घर में रहना और गरीबों की बात करना ये अब सजती नहीं है। देखिए आपने 100 कनाल वैसे याद कर दिया, 300 कनाल 5 मरले। जी चलो 300 कनाल, ये बड़ी। राणा साहब के लीडर 5 मरले के मकान में रहते हैं। हाँ जी, वो आपका रायवंड की बात हो रही है, यहाँ कितने कितने घर आप लोगों के लिए दरी फार्म। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सबको पता है कि डिफेंस में अगर 1 कनाल के घर में रहते रहे, अब अगर वो मॉडल टाउन में आए हैं तो 2 कनाल के घर है। गुजारिश ये है कि नजम सेठी का बार बार बात नाम लिया जाता था, अब इमरान खान साहब को किसने रोका? वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा रिमोट कंट्रोल था जिसने जबान को चलने से रोक दिया और 35 पंक्चर की बात नहीं की? इफ्तिखार चौधरी जी ने ये किया वो की, उसके प्रूफ डॉक्यूमेंट देने चाहिए थे कोर्ट को। अब जुडिशियल कमीशन हमने बना दिया, पाकिस्तान के आइन में ये गुंजाइश नहीं थी 225 आर्टिकल के होते हुए। आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुके थे, इसके बावजूद स्पेशल असेंबली मूव हुई, पुटअप करने के बाद ऑर्डिनेंस जारी हो गया। अब जुडिशियल कमीशन के प्रूफ तो देने चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे? डरनों से पाकिस्तान का इक्तिसादी लिहाज से इतना डैमेज किया गया, एनर्जी क्राइसिस और ज़रबे अज़ब। देख रहे जब से ज़रबे अज़ब शुरू हुआ। राणा साहब जरा वापस आते हैं केपीके की तरफ। केपीके के अंदर जो 3 जमातें अभी पीटीआई के खिलाफ हैं, उनके आपसे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। जेयूएफ है तो आपकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली ऑपोजिशन, आप लोगों के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया गया। आप लोगों का कोई किरदार उसके अंदर तो नहीं है? जैसे पीटीआई आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये प्री प्लान्ड और स्टेज चीज है, पीएमएलएन इसके अंदर पूरा जो है पीछे से बैकिंग कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे फेडरल गवर्नमेंट में जरूर इत्तेहादी हैं, लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे वो अपने अपने प्लेटफार्म से ही कंटेस्ट हुए। बिल्कुल। और उसमें एएनपी हो, जेओयू, वो मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले दिन से नाराज हैं, वो तो वहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन हमने पीटीआई की अक्सरियत को एक्सेप्ट किया कि इनको गवर्नमेंट करने का मौका मिले, ताकि एक सूबे की गवर्नमेंट करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस बड़ा का इम्पैक्ट बड़ा ज़रूरी होता है। और लेकिन हमने देखा कि 2 साल के बाद वहाँ की आवाम का क्या कसूर है कि उन्होंने पीटीआई को मैंडेट दिया। और आज खान साहब बात करते हैं, खान साहब ये वही बात है कि जब 2007 में वो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ एक यूके में ब्रीकेस स्कॉटलैंड यार्ड को देने के लिए लेकर जा रहे थे, तो फिर वो रास्ते में रुक गया था। अब इल्जामात बराए इल्जामात लगाते रहना। आपका ब्रीफ केस भी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी रुक जाते हैं जब स्विस बैंक अकाउंट की बात आती है, जरदारी साहब की बात आती है, वहां आपकी चीजें रुक जाया करती हैं, सियासी मसलहत का नाम दे देते हैं फिर आप लोग। कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि वो स्विस अकाउंट और वो उस वक्त प्रेसिडेंट अब इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन अब नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो एक टाइम पीरियड था और उस टाइम पीरियड का उन्होंने पे किया और अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी भी दे दी। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत आज भी बोले तो हम ये केसेस खोल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला गया और स्विस अकाउंट जो है आज भी बंद है। इस्तिस्ना वो तब हासिल था क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, लेकिन अब तो नहीं है ना। आपने चंद दिन पहले देखा नहीं कि आसिफ जरदारी साहब नैब की कोर्ट में पेश होते हैं, आपने देखा होगा ना। गुजारिश ये है नैब के केसेस 2009 में डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि वो कोर्ट ये तो नैब तो 2009 में नहीं होना चाहिए ना, वो तो एक ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए ना। मियां शबाशी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया था, कोर्ट में नहल किया था, पंजाब में गवर्नर राज लगा था। और उसके बाद जो इमरान खान साहब और परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारी क़यादत का एहतसाब किया
آپ کو پتا ہے 12 اکتوبر 99 کے بعد، اور اس کے باوجود میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان سب کا ہے، سب کو ڈیلیور کرنا چاہیے. تنقید کریں لیکن تنقید جو ہے وہ عوامی ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہونی چاہیے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. میں ذرا نصر اللہ ملک صاحب سے بیرونی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، بیرونی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ویسے آپ لندن کی بات کر رہے ہیں. لندن کے اندر آپ اور پیپلز پارٹی بھی کافی ملاقاتیں کرتے تھے. میں یہ پوائنٹ کی طرف آپ کی طرف آؤں گی. میں نے ابھی آپ سے جواب نہیں لینا، میں نے یہ جواب ابھی آپ سے نہیں لینا. پہلے میں نصر اللہ ملک صاحب کی طرف جاؤں گی. نصر اللہ ملک صاحب، ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، وہ اس طریقے سے سڑکوں پہ آتے ہیں جس طریقے سے نہتے عوام آتے ہیں، جیسے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، جیسے ان کے پاس کوئی کرسی نہیں ہے، جیسے وہ کچھ کر نہیں سکتے. یہ کیا ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اٹس اے ویری نیگیٹو تھنگ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ درست کہہ رہی ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم سیاست بازی کرتے ہیں. صحیح. اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست بازی کرتی ہیں. وہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی عادی ہوتی جا رہی ہیں. وہ ایک نمبر گیمز میں پڑ گئے سارے. میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ کے پی کے اندر بھی یہ جو 3 جماعتیں ہیں، اب مسلم لیگ نون تو مزے لے رہی ہے. ان کی موج اس لیے ہو گئی ہے کہ بھئی وہاں پہ جو ان کے اوپر دباؤ تھا، جو ان کے خلاف ایک تحریک چلتی تھی یا ان کے خلاف دھرنے دیے جاتے تھے، آج کچھ جماعتیں وہاں پی ٹی آئی کے خلاف دھرنے دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید سارے جو ہے وہ پبلک کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. عوام کو بیوقوف بنا کے ان کو سستے نعرے دے کے ان کو بغلایا جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر جب تک آپ اس طرف نہیں بڑھیں گے جہاں آپ سچی بات کو کھل کے کہہ سکیں، خواہ آپ کے اپنی جماعت کے خلاف ہو، خواہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ہو، اور جب آپ کسی یہ اشاروں والی سیاست سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے ملک میں بہتری نہیں آ سکتی. آج پی ٹی آئی کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ یہ پی ٹی آئی نے ٹرینڈ بنایا اس ملک کے اندر. انہوں نے اس حد تک جا کے ایکسٹریم پہ لے کے گئے لوگوں کو کہ بھئی ہم نے حکومت کو گرانا ہے اور ہم نے روڈ پہ آ کے فیصلے کرنے ہیں. آج وہی کے پی کے اندر ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لوگ وہاں چاہتے ہیں روڈ پہ آ کے. مجھے بتائیے جو وہاں سے افریقی اتحاد کا مطالبہ ہے اسمبلی توڑ دی جائے. اسمبلی کا کیا قصور ہے؟ الیکشن کروایا مینجمنٹ نے، وہاں کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے، وہاں کی جو ریٹرننگ آفیسر نے، وہاں کی حکومت نے. اب حکومت کے ساتھ اسمبلی کا کیا قصور ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک دباؤ ان کے اوپر بڑا ہے، بڑھا دینا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، یہ تھوڑے سے معاملات سیٹل ہوں گے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ پی ٹی آئی نے کس کے ساتھ اتحاد کیا، اے این پی نے کس کے ساتھ اتحاد کیا، پیپلز پارٹی کس کا ساتھ چلی گئی. اب بھی کی جو اطلاعات ہیں ہنگو کے اندر یہ جے یو آئی کو پیچھے کرنے کے لیے اے این پی سے بات چیت کر رہے ہیں، چترال کے اندر دوسری جماعتوں کو پیچھے کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے بات چیت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کھل کے بات کریں اور یہ جو منافقت کی سیاست ہے نا یہ ختم کر دینی چاہیے. جہاں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں چلتی ہیں، مل کے چلتی ہیں، اتحاد بھی کرتی ہیں، کوآپریٹ بھی کرتی ہیں، لیکن خدا کے لیے انگلیاں اٹھا کے لوگوں کو گندا کر کے اپنے آپ کو فرشتہ بنانے کی جو روش ہے نا یہ ان کے اپنے کھاتے میں نقصان ثابت ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر سرکار صاحبہ، کیا دھرنے کے اب ان دا لانگ رن کافی عرصہ گزر گیا دھرنا ختم ہوئے، آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو آج کے پی کے اندر ہو رہی ہے شاید اگر دھرنا نہ ہوتا، اگر آرام سے بیٹھ کر میز کے اوپر بات کی جاتی تو شاید آج آپ لوگوں کو یہ فیس نہ کرنا پڑتا، یہ جو سہ فریقی اتحاد بن گیا یہ فیس نہ کرنا پڑتا؟ میرا نہیں خیال، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے بات سنیں، ہم نے دھرنا کیا، اس کے ساتھ ان سے ڈائیلاگ بھی کیا. اس ڈائیلاگ میں انہوں نے کیا کیا، اخبار میں یہ بیان دیتے تھے کہ ہو گیا سب، 5 نکات پہ بات ہو گئی. جب بات دیکھی گئی تو سب زبانی تھی اور لکھائی پڑھائی میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ان کا جو طرز حکومت اور طرز جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے میرے دونوں سائڈ پہ پی ایم ایل این ہی بیٹھی ہوئی ہے. تو جس طرح کی باتیں میں سن رہی ہوں، حکومت بچانے کی بات نہیں کہ وہاں پہ آپ پاکستان، دیکھیں بات سنیں، ہمیں پاکستان بچانا ہے. یہ سارے معاملات پی ٹی آئی کون ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں؟ اچھا میں ایک سوال آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہی ہوں. پرویز خٹک صاحب کے بھائی کے حوالے سے ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کے سامنے کہ انتظامیہ اور پولیس استعمال ہوتی رہی ان کو جتوانے کے لیے یا ان کے الیکشن میں ان کی مدد کرنے کے لیے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پرویز خٹک صاحب کے اوپر بڑی نکتہ چینی ہوتی ہے، بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں، چینج کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی جماعت ہے جو کہ اپنے اندر سے گندے انڈے نکالنے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا جاتا پھر؟ بالکل جی کیا جائے گا. دیکھیے ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ امین علی گنڈا پور کو کہا گیا کہ یو گو تھرو دا مل، سملرلی پرویز خٹک صاحب دیکھیں جی ہماری سٹینس یہ ہے کہ کیونکہ سیاسی پارٹی میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے، سب لوگ آ سکتے ہیں، اس میں آپ تفریق نہیں کر سکتے کہ تم فلاں جماعت سے آئے ہو، تم کوئی بھی ہو. تو جب لوگ آتے ہیں اور اگر ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو I as an individual and PTI as a party is for it کہ آپ لوگوں کا احتساب کریں. بالکل پارٹی کے اندر لوگوں کا بھی احتساب کریں. کسی نے غلط بات کیا تو اس کو آپ پوچھیں بٹ پروو اٹ. دیکھیے فرق ہم میں یہ ہے،
पाकिस्तानी सब एक जैसे, पीटीआई में भी वही पाकिस्तानी है जो पीएमएलएन में कोई फर्क सर्टिफिकेट के साथ नहीं है ना। मेरे शो का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो मैं की डिग्री जाली साबित हो गई। मैं इसके बारे में बात करूंगी, ये किसी और दिन बात करनी पड़ेगी हमें, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया और डिस्कशन बड़ी लंबी है। यूसुफ जई मिनिस्टर था, करप्शन में पकड़ा गया, कोई एफआईआर नहीं, इनका मिनिस्टर बेल्ट बॉक्स पकड़ा गया, कोई और साथ साथ इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे शो का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, डिस्कशन बड़ी लंबी है, मसले बहुत सारे हैं, मुझे दोनों की कथा कलामी करनी पड़ेगी। मेरे दोनों मेहमान इवेंट पे आके इमोशनल हो गए हैं। बट द थिंग इज कि जो ट्रेंड बन रहा है, ये जो ट्रेंड बन रहा है, राना साहब और डॉक्टर साहिबा, ये जो ट्रेंड बन रहा है, ये ट्रेंड हम लोगों को रोकना पड़ेगा। राना साहब, मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमारे शो से इतना ही। ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर के तमाम जमातें जो हैं इकट्ठे होकर बाहर ऐसे धरने देती हैं, बाहर ऐसे एहतजाज करती हैं जैसे पार्लियामेंट में कोई बात ना सुनी जा रही हो। ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, ये पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट है उसको कम करती है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा हमारी तमाम सियासी जमातों को और साथ ही साथ हमारे तमाम सियासी नोहा रखने वाले तमाम लोगों को। हमारे शो से इतना ही। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक पेज पर, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @अनीका निसार के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।